हरिपुर गांव तरबूज की खेती के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव का एक व्यक्ति धनीराम, जो कि बहुत ही चतुर और लालची किस्म का इंसान था, एक किसान के खेत में खड़ा होकर उस पर चिल्ला रहा था। अरे ओ भैया मोहन, देख भाई, मुझको कोई मतलब नहीं है। तूने मुझसे 1 महीने का वादा करके 10 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, जो कि अब ब्याज सहित 20 हो गई हैं। मुझे अभी के अभी रकम ब्याज सहित वापस चाहिए। ला भैया, निकाल जल्दी से। मालिक मेरी हालत पर ध्यान दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि मैं भी तरबूज की खेती करता हूँ और व्यापार कितना मंदा चल रहा है मालिक। चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तूने मुझे मेरी मुद्राएं वापस नहीं की तो फिर मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा भैया। फिर न रोना गाना। हाँ, इतना कहकर धनीराम अपने नौकर से बोला, चल भाई, चल, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, चल। नौकर धनीराम के पीछे पीछे चल देता है। हवेली के नजदीक पहुंचकर धनीराम का नौकर श्यामू, जो कि स्वभाव से सरल और समझदार था, धनीराम से बोला, सेठ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ब्याज को ज्यादा ही लगा रहे थे? अरे मूर्ख श्यामू, ऐसा लगता नहीं है। मैंने वास्तव में जानबूझकर ब्याज ज्यादा लगाई है ताकि मैं उसके तरबूज के खेत पर कब्जा कर सकूं। ये सुनकर श्यामू बुरी तरह से क्रोधित हो गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा चेहरे पर जाहिर नहीं किया। वो मन ही मन सोचने लगा, आहा, इसीलिए तो ये मक्कारी की सारी सीमाएं पार कर रहा है। कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे गांव को इस धनीराम से मुक्ति मिल जाए। कुछ तो करना होगा। श्यामू को गहरी सोच में डूबा देखकर धनीराम ने उससे पूछा, अरे क्या हो गया रे? कौन सी गहरी सोच में डूब गया है? अरे कुछ नहीं सेठ जी, एक जरूरी बात ध्यान में आ गई। सोच रहा था कि आपको बताऊं या फिर नहीं। अरे जल्दी बता, लेकिन बात मेरे मतलब की होनी चाहिए। सेठ जी, पहले आप आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सेठ धनीराम कक्ष के अंदर चला गया और श्यामू उसके पास जाकर पैर दबाने लगा। सेठ जी, आपने तो सुना होगा कि हमारे गांव की नदी की दाहिनी ओर एक जंगल पड़ता है। हाँ, उसके बारे में तो सभी को पता है। अरे थोड़ा नीचे से पैर दबा। हा, मजा आ रहा है। और ये भी पता है कि वहाँ जाने की किसी को मनाही है। सेठ जी, पूरी बात सुनिए तो जरा। साल भर पहले मेरा एक दूर का रिश्तेदार गलती से उस जंगल से होते हुए गांव तक मुझसे मिलने आ गया। मैं तो डर गया। मैंने उससे कहा कि तुम जिस जंगल के रास्ते से आए हो, अरे भैया, वो तो बड़ा ही रहस्यमयी है। तब उसने जो घटना मुझे बताई, उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा देखकर यकीन करना पड़ा। क्या बात कर रहा है? क्या बताया उसने? बता, मुझे भी बता। मालिक, उसने कहा कि जब वो जंगल से लौट रहा था, तब उसने एक तालाब के किनारे एक बड़ा ही विचित्र तरबूज का वृक्ष देखा, जिसमें केवल एक ही ठोस सोने का तरबूज लटक रहा था। हाँ, वो डर गया और वहां से भाग गया। ऐसा तो कहीं होता नहीं ना मालिक। बड़ा ही मूर्ख रिश्तेदार था तेरा। अरे उस सोने के तरबूज को तोड़ लेना चाहिए था ना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। यही तो बात तो बिल्कुल सही है मालिक। मैं चाहता हूँ कि मालिक, आपको उस जंगल में जरूर जाना चाहिए। ये तो सिर्फ आपके ही बस की बात है, क्यों मालिक? बात तो मेरे हित की कर रहा है, लेकिन तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जंगल में अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे, और वो भी कल सुबह ही, समझे? ये सुनकर श्यामू पूरी तरह से चौंक गया।
हे भगवान, मैं तो इसे फंसाने चला था, लेकिन इसने तो मुझे ही फंसा दिया। खैर, अब जो भी हो देखा जाएगा, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। रुक जा बेटा। अगले दिन धनीराम शामू के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। इत्तेफाक से गांव का मुखिया वहां आ गया। राम 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 राम। अरे भाई धनीराम, ये तुम अपने नौकर श्यामू के साथ उस जंगल की ओर क्यों जा रहे हो भाई? क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं? अरे रहस्यमयी घटनाएं, अपने काम से काम रखो ना। चले आते हैं किसी को भी टोकने। एक अच्छा काम करने जाओ तो पीछे से दन्न से टोक दिया। हटो, रास्ता दो, चलो। इतना कहकर धनीराम शामू को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक शामू और धनीराम को एक तालाब नजर आया। उसके किनारे एक छोटा सा वृक्ष खड़ा था, जिस पर एक सोने का तरबूज झूल रहा था। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। तूने तो बिल्कुल सही कहा था रे श्यामू, यहाँ तो वास्तव में सोने का तरबूज है। तभी धनीराम और शामू के कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। उस सोने के तरबूज को तोड़ने की गलती मत करना। ये सुनकर दोनों चौंक गए। हैं? हो तेरी, ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझको नहीं पता सेठ जी, मैं तो खुद हैरान हूँ। यहाँ तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। ऊपर से लड़की की आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी दोबारा आवाज टकराई। ऊपर वृक्ष की ओर देखो। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें एक महिला रूपी मैना पक्षी नजर आई। अरे रे 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 रे, ये क्या? ये तो ससुरा पक्षी है। ये पक्षी इंसान की आवाज में बात कर रही थी। क्यों भाई? हाँ। अब मालिक 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 मालिक, चलिए 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 चलिए, वापस चलते हैं सेठ जी। एक महिला इंसान की आवाज में बात कर रही है। मेरा मतलब एक पक्षी महिला की आवाज में बात कर रही है। जरूर या कोई राक्षसी या पिशाचनी होगी। चलिए मालिक चलिए। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बात सुन लेनी चाहिए। सुनते हैं जरा, रुक तो सही। ओ मेरी प्यारी मैना, ये बताओ तुम इस सोने के तरबूज के बारे में क्या जानती हो? बताओ बताओ। ये ठोस सोने का तरबूज है, मगर मैं जानती हूँ कि इस तरबूज के अंदर एक चमत्कारी गांव बसा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि इससे बेहद धनवान बन जाओ, तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। बहुत ढेर सारा खजाना रखा है। हैं? अरे क्या मूर्ख हो गई हो क्या? तरबूज के अंदर कोई गांव कैसे बस सकता है? हैं? क्यों नहीं हो सकता? जब एक पक्षी मनुष्य की भाषा में तुमसे बात कर सकती है, तो तरबूज के अंदर भी एक गांव हो सकता है। ओ, ये माजरा है। तो जादुई गांव में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? बड़ा ही आसान है। तुम इस तरबूज को स्पर्श करो। स्पर्श करते ही तुम अपने आप को उस गांव के अंदर पाओगे। जा श्यामू, सबसे पहले तू जा। सेठ जी, मैं नहीं जाने वाला सेठ जी। मैं क्यों जाऊं सबसे पहले? अरे देख श्यामू, मैं चाहता हूँ कि तू तरबूज के अंदर गांव में प्रवेश कर और वहाँ से ढेर सारे हीरे मोती और खजाना लेकर बाहर आ जा। बाहर आने के बाद हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तेरा भी भला, मेरा भी भला। कर भला तो हो भला। क्यों? अब जा भी भला। शामू के मन में लालच आ गया। वो धीरे धीरे कदमों से उस सोने के तरबूज के पास चला गया। जैसे ही उसने अपना हाथ सोने के तरबूज से स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो गायब हो गया। कुछ ही देर में शामू ने अपने आप को एक बड़े ही विचित्र गांव में पाया, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर सामने पड़े हीरे मोती के ढेर पर गई। अरे वाह 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 वाह। इसका मतलब मैना पक्षी सही कह रही थी। तरबूज के अंदर सचमुच एक गांव है। अरे बाप रे बाप, इतना ढेर सारा खजाना। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया। अरे
क्या तू मूर्ख है? क्या क्या मतलब? अरे मूर्ख, तू इस संसार में फंस चुका है। ये तरबूज के अंदर का गांव है। यहाँ एक बार जो आ गया वो कभी वापस नहीं जा पाता। क्या? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे रे 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 रे, अरे लालच में तो मैं पूछना ही भूल गया कि मैं बाहर कैसे आऊंगा। हे भगवान, ये कहाँ आ गया मैं? अब तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, जैसे जैसे हम कभी नहीं निकल पाए। देख, बूढ़े हो गए। ये सुनकर शामू की आंखों में आंसू आ गए। उधर धनीराम को शामू का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई, लेकिन शामू वापस नहीं आया। अरे ओ मैना, ये बता, ये श्यामू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मगर अगले ही पल मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों से वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर धनीराम डर गया। हाँ, अच्छा ही हुआ मैंने सोने के तरबूज को स्पर्श नहीं किया। चल भाई, वापस चला जाए अपने गांव। इतना कहकर धनीराम दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। इत्तेफाक से रास्ते में मुखिया उसे फिर मिल गया। राम राम धनीराम। अरे भैया, ये बताओ, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा नौकर श्यामू भी गया था, क्या वो वापस नहीं आया? अरे देख मुखिया, कितनी बार तुझसे कहा है, तू गांव का मुखिया है, गांव में मुखियागिरी दिखाया कर। मेरे साथ कौन गया कौन नहीं गया, इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जाओ तो टोकेगा, आओ तो टोकेगा। अरे टोकू राम, हट जा मेरे रास्ते से, दफा हो जा यहाँ से। जब नहीं तब पीछे से राम 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 राम। इतना कहकर धनीराम उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। मुखिया चुपचाप अपने घर आ पहुँचा। क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? मुखिया पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। जरूर कोई गड़बड़ हुई है भाग्यवान। धनीराम और उसका नौकर श्यामू दोनों जंगल में गए थे, पर वापस अकेला धनीराम ही आया। जब मैंने पूछा तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। आखिर आपको क्या जरूरत थी धनीराम के मुंह लगने की? वो तो पूरे गांव का सबसे बदतमीज आदमी है। अरे बदतमीज आदमी है तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कल ही आदित्य से बात करूंगा। केवल वही एक ऐसा नौजवान है जो किसी से नहीं डरता और हमेशा सच का साथ देता है। अगले दिन मुखिया गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार नौजवान आदित्य के खेत पर चला गया, जहां आदित्य निराश बैठा हुआ था। आदित्य, अरे भैया राम राम। देखो भैया, तुम्हारे चेहरे पर तो कभी निराशा छाई नहीं रहती हैं? ये आज फिर उदासी कैसी है? हाँ मुखिया जी, क्या कहूँ, रात भर में ही सारी फसल सूख गई, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अचानक से फसल कैसे सूख सकती है भला? तभी वहाँ एक और किसान दौड़ते हुए आया। आदित्य, आदित्य, भैया आदित्य, गांव के सभी किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, और तो और तालाब और कुएं भी सूख गए हैं। सब बेकार हो रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो, चलो। आदित्य तुरंत मुखिया और उस किसान के साथ पूरे गांव का चक्कर लगाता है। वो देखता है कि गांव के सारे खेत सूखे पड़े हैं। बाप रे बाप, मुखिया जी, ये तो बहुत ही विचित्र घटना है। पूरे गांव के खेतों का एक साथ सूख जाना, तालाबों का खाली हो जाना, ये तो किसी बड़े विपत्ति का संकेत है। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। हाँ देखो आदित्य, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले ही ये सब देख लिया, तो अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इन सभी घटनाओं का संबंध धनीराम से ही है। हैं? धनीराम से? क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? इन सब का उससे क्या संबंध हो सकता है? मुखिया सारी जंगल वाली घटना आदित्य को बताता है। हाँ समझे। और धनीराम जब वापस आया बहुत घबराया हुआ था।
ओ, ऐसी बात है। तो ठीक है, मैं कल ही धनीराम से जरूर बात करूंगा। आदित्य, यह समय धनीराम से बात करने का नहीं है। यह समय इस मुसीबत से निकलने का है। मुझे लगता है कि अब किसी साधु, तांत्रिक या तपस्वी से मिलना चाहिए। वही इन सभी घटनाओं का सही कारण बता सकते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ। वो यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुरक्षित पीपल के नीचे हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। चलो उन्हीं से मिलते हैं। इतना कहकर आदित्य घर लौट गया, लेकिन घर का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। आदित्य की इकलौती बहन आरती बेहोश पड़ी थी। आदित्य तुरंत उसके पास चला गया। अरे 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 आरती, हे आरती, तुमको क्या हो गया? आरती। आरती ने धीरे धीरे आंखें खोली और जोर से खांसने लगी। अरे बाप रे बाप, तुमको तो बहुत तेज बुखार भी है और अचानक से खांसी। हे बहना, हे आरती, तुम बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर आए, फिर खांसी होने लगी और मैं बेहोश हो गई। अब शरीर बहुत दुख रहा है। आदित्य तुरंत आरती को वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने आरती को देखकर कहा, भाई आदित्य, मैंने इसकी जांच कर ली है और इसे एक विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज संभव नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? कुछ देर पहले तो मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, अचानक से विचित्र बीमारी। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आरती को भला इतनी गंभीर बीमारी अचानक से कैसे हो गई। ये बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। इसे तो अब चमत्कार ही बचा सकता है। माफ करना भाई, माफ करना। आदित्य आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को लेकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही आदित्य रोने लगा। आखिरकार हमारे गांव को ये किसकी नजर लग गई? तभी वहां मुखिया आ गया। अरे आदित्य, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें आरती को वैद्य के पास ले जाते देखा था, क्या हो गया? तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी आरती पर पड़ी। अरे आदित्य, ये आरती को क्या हो गया? क्या बात है? आदित्य रोते हुए सारी घटना बताता है। मैं कहता हूँ हमें अभी भी देर नहीं करनी चाहिए आदित्य। गांव की फसलें सूखना, तुम्हारी बहन का अचानक बीमार हो जाना, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। चलो, हमें साधु महाराज के पास चलना चाहिए। चलो। लेकिन साधु महाराज के पास जाने से पहले मैं धनीराम से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसने उस रहस्यमयी जंगल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें हम पर टूट पड़ी। आदित्य मुखिया को लेकर धनीराम की हवेली पहुंचा। वहां धनीराम सिर पकड़े बैठा था। अरे रे 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 रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तरबूज की सारी खेती बर्बाद हो गई। क्या करूं, क्या करूं? राम 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 राम। अरे रे 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 रे। बस बस धनीराम, सही सही बता धनीराम, तूने उस रहस्यमयी जंगल में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सारी की सारी आपदाएं हम पर टूट पड़ी हैं? और तेरा नौकर श्यामू कहाँ गया? बता, वो वापस क्यों नहीं आया? गया तो तेरे साथ था ना? धनीराम बुरी तरह डर गया और कांपते हुए सारी घटना बता दी। अचानक से मैना पक्षी भी गायब हो गई। श्यामू वापस नहीं आया। मैं सही बताऊं तो मैं डर की वजह से लौट आया। मैं क्या करता? क्या करता क्या? तूने अपनी लालच की वजह से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। इतना कहकर आदित्य मुखिया के साथ हवेली से बाहर निकल आया। चलिए मुखिया जी, अब हमें साधु से मिलना होगा। मुखिया तुरंत आदित्य के साथ साधु के स्थान की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक घने वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु रहस्यमयी नजरों से दोनों की ओर देखने लगा। आदित्य आंखों में आंसू लिए साधु को सारी घटना बताने लगा। कुछ बातें मनुष्य के हाथ में नहीं होती,
कुछ घटनाएं नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं। नियति के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं महाराज? समझ नहीं आया। बस ये समझ लो कि नियति को तुम्हें खास तौर से उस जंगल में बुलाना था। अब तुम्हें उस जंगल के उसी तालाब के किनारे जाना होगा और फिर उस सोने के तरबूज के अंदर उस गांव में प्रवेश करना होगा जहां तुम्हारी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। साधु महाराज, भला कैसी परीक्षा? क्या तुमने सुना नहीं कि धनी राम ने तुम्हें क्या बताया? उसी तालाब के पास एक जादुई मैना पक्षी थी जो मनुष्य की आवाज में बात करती थी। तुम भी वहां पे जाओगे, तुम्हें भी वही मैना पक्षी मिलेगी। अब बस अपने को नियति के हाथों सौंप दो। जो परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है उससे तो तुम्हें गुजरना ही होगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो परीक्षा पार कर जाओगे। तुम्हारी बहन का इलाज उस तरबूज के अंदर के गांव में ही छिपा हुआ है। ओम। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आदित्य मुखिया की ओर देखने लगा। आदित्य, देखो देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं मुखिया जी, नहीं। ये मेरी नियति है तो मैं अकेले ही जाऊंगा। आप गांव जाइए, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। और जब तक मैं ना लौटूं तो कृपया करके मेरी बहन का ख्याल रखिएगा बस। हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो आदित्य, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा, बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह रखूंगा, ठीक है? आदित्य उठकर जंगल की ओर रवाना हो गया और मुखिया गांव की ओर लौट पड़ा। कुछ देर बाद आदित्य रहस्यमयी तालाब के सामने खड़ा था। तालाब के किनारे एक छोटा सा वृक्ष था जिसमें सोने का तरबूज लटक रहा था। तभी वही मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। देखते क्या हो, क्या तुम इस तरबूज को हासिल करना चाहते हो? नहीं, मैं इस तरबूज को हासिल नहीं करना चाहता। मुझे सोने चांदी का कोई लालच नहीं है। मैं तो केवल अपने गांव वासियों को मुसीबत से मुक्त करने और अपनी बहन की बीमारी का इलाज ढूंढने यहाँ तक आया हूँ। मुझे ये बताओ कि तरबूज के अंदर कैसे जाया जा सकता है? तुम पहले मनुष्य हो जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और भलाई है, और अक्सर ऐसे मनुष्यों को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। इस सोने के तरबूज को स्पर्श करो, तुम अपने आप को तरबूज के अंदर एक गांव में पाओगे। उसके आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगी। आदित्य बिना देरी किए हुए सोने के तरबूज के पास गया। जैसे ही उसने तरबूज को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो तरबूज के अंदर समा गया। कुछ क्षण बाद आदित्य ने अपने आप को एक विचित्र गांव में पाया, जहां सामने बेशकीमती हीरे मोतियों का ढेर लगा था। तभी वहां मैना पक्षी प्रकट हो गई। तुम्हारे सामने बेशकीमती हीरे मोती पड़े हैं, इन्हें उठा लो और सामने की ओर देखो। आदित्य ने सामने देखा, वहां कुछ जड़ी बूटियां पुष्प के रूप में पड़ी थीं। जाओ, उन जड़ी बूटियों को पुष्प सहित यहाँ लेकर आओ। आदित्य दौड़ता हुआ गया और उन जड़ी बूटियों को पुष्प सहित वहां से ले आया। अब तुम्हारी परीक्षा ये है, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम गांव वालों को बचाना चाहते हो या फिर अपनी बहन को। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम सुन रहे हो। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो केवल जड़ी बूटी को उठाओ और अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम तरबूज के गांव से बाहर हो। यकीन मानो, तुम इस गांव से बाहर चले आओगे, और अगर तुम अपने गांव वालों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये बेशकीमती हीरे और मोती उठाने होंगे। इन मोतियों को जब तुम गांव वालों के खेत में बीज की तरह बोओगे तो तुम्हारे गांव की बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी, और इन हीरों को तुम अपने तालाब और कुएं में फेंकोगे तो उनमें पानी दोबारा आ जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, गांव वालों की भलाई या अपनी बहन की जिंदगी। मैं गांव वालों का जीवन बचाना चाहता हूँ। और अपनी बहन का जीवन?
आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, अगर मेरी बहन की कुर्बानी से सारे गांव को जीवन दान मिलता है तो मैं उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अगर इसके लिए मुझे स्वयं भी बलिदान देना पड़े तो मैं भी गांव वालों की खुशी के लिए ये करने को तैयार हूं। तभी एक तेज धमाका हुआ और अगले ही पल वो और मैना पक्षी तरबूज से बाहर आ गए। अगले ही पल वो जादुई सोने का तरबूज वहाँ से गायब हो गया। आदित्य को कुछ लोग भी दिखाई देने लगे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ मैना पक्षी एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। हाँ, अब आखिर ये क्या रहस्य है? कौन है ये लोग? ये सभी वही लोग हैं जो लालच के इरादे से इस जादुई तरबूज को तोड़ने के लिए आए थे। इनमें से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने वर्षों पहले पाप में हिस्सा लिया था। इसी कारण वो सब शापित हो गए। इतना कहते ही वो स्त्री कुछ क्षण चुप हो गई। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग अचानक गायब हो गए। कुछ लोग बच गए। तभी दौड़ता हुआ शामू वहाँ आ गया। ये क्या? वो लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? गायब वो लोग हुए हैं जिन्होंने वर्षों पहले पाप में हिस्सा लिया था और तब से वो तरबूज के अंदर जादुई गांव में फंसे हुए थे। बच्चे केवल वो लोग हैं जो लालच की नीयत से तरबूज के पास गए और संसार में फंस गए। जो अभी तक जीवित हैं, उसका भी एक बड़ा रहस्य है। समय आ गया है कि तुम वो जानो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों में से एक हूँ। मेरा नाम चंद्रलेखा है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। ये बात बहुत पुरानी है। उस समय हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। सुबह का समय था। चंद्रलेखा मटकी लेकर बाहर निकली ही थी कि तभी उसका पति आ गया। अरे कहाँ जा रही हो चंद्रलेखा? कहाँ जा रही हूँ? अरे जंगल में पानी भरने जा रही हूँ। हमारे गांव में तो भयंकर सूखा पड़ा है। तालाब और कुएं सब सूख चुके हैं। ना जाने कब वर्षा होगी और कब मुझे रोज रोज जंगल जाने से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर चंद्रलेखा जंगल की ओर चली गई। वो तालाब में से पानी भरने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। क्या तुम मुझे अपने मटके से थोड़ा पानी पिला सकती हो? चंद्रलेखा पीछे मुड़ी। एक साधु खड़ा था। नहीं, आप स्वयं तालाब से पानी पी सकते हैं। ओहो, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। मैं तालाब से पानी इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि मुझे तालाब से डर लगता है। अगर मैं गिर गया तो डूब जाऊंगा और मुझे तैरना नहीं आता। बड़े ही विचित्र साधु हो। तालाब से डरते हो, तैरना नहीं आता। चलो ठीक है, पिला देती हूँ। चंद्रलेखा ने साधु को पानी पिला दिया। हाँ, अच्छा लगा। ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये क्रोध क्यों है? क्रोध नहीं होगा तो और क्या होगा? साधु महाराज, गांव में वर्षों से सूखा पड़ा है। तालाब सूख चुके हैं। अब तो अनाज भी खत्म होने के कगार पर है। ना तो हमारे पास धन है जिससे हम दूसरे राज्य से कुछ अनाज खरीद सके। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन से मामले में? साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ एक वृक्ष उगा और उसमें एक बड़ा सा सोने का तरबूज प्रकट हुआ। साधु ने तरबूज के नीचे हाथ रखा। अगले ही पल तरबूज के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं निकल आईं। साधु ने वो मुद्राएं चंद्रलेखा को दीं। ये तुम्हारे उस पुण्य का प्रतिफल है जो तुमने मुझे पानी पिलाकर कमाया है। सोने के तरबूज के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं? क्या ये सच है या कोई माया? मैंने जो मंत्र पढ़ा वो वर्षों की तपस्या से सिद्ध किया गया है। इस सोने के तरबूज के अंदर से हीरे, मोती, चांदी सब कुछ निकल सकता है। साधु ने फिर हाथ रखा और हीरे, मोती, चांदी निकलने लगे। साधु महाराज, मुझे भी दीजिए ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हें जितनी आवश्यकता थी उतना मैंने दे दिया। याद रखना,
अगर लालच की नियति से इस तरबूज को स्पर्श किया गया तो स्पर्श करने वाला श्रापित हो जाएगा और हमेशा के लिए तरबूज के अंदर कैद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? तरबूज के अंदर कैद हो जाएगा? हाँ, इस तरबूज के अंदर एक जादुई गांव है जो खजानों से भरा हुआ है। अब तुम जा सकती हो। चंद्रलेखा चुपचाप वहाँ से लौट गई। उसने सारी घटना अपने पति को बताई। चंद्रलेखा का पति ये सुनकर लालच में आ गया। अरे वाह वाह वाह, अगर हमें वो सोने का तरबूज मिल गया है तो हमारे बच्चे जीवन भर ऐश करेंगे। हाँ। सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, गांव के कुछ मित्रों को साथ लेकर चलते हैं और उस साधु को तालाब में धक्का दे देते हैं, फिर उस तरबूज को वृक्ष से तोड़ लेते हैं। चंद्रलेखा का पति तैयार हो गया। वो कुछ गांव वालों को लेकर जंगल पहुंचा। जंगल में इतने सारे लोगों को देखकर साधु चौंक गया। इतनी रात गए तुम गांव वालों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? इस तरबूज को या तो सीधा हमें दे दो, नहीं तो हम छीन लेंगे। मूर्ख हो गई हो क्या तुम? ऐसा सोचना भी मत। चंद्रलेखा ने साधु को तालाब में धक्का दे दिया। साधु डूबने लगा। चंद्रलेखा ने शोर मचाया, जल्दी से तरबूज को तोड़ लो। जैसे ही सभी ने तरबूज को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सब गायब हो गए और चंद्रलेखा एक मैना पक्षी में परिवर्तित हो गई। डूबते हुए साधु ने कहा, मूर्ख औरत, तूने अपने लालच के कारण इन सब को तरबूज की दुनिया में कैद कर दिया और स्वयं भी श्रापित हो गई। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हें एक सजा मिलती है। अब से जो कोई भी इस तरबूज के पास आएगा, ओह, तुम हमेशा मैना पक्षी यही मंडराती रहोगी, उसे दिखोगी और भविष्य में तुम्हारे ही वंश से कोई युवक आएगा जिसका मन लालच से मुक्त होगा। अगर वो युवक परीक्षा में सफल हुआ तो तुम सब श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर साधु पूरी तरह डूब गया। ये सब सुनकर आदित्य चौंक गया। और उस दिन के बाद मैं मैना पक्षी के रूप में यहीं फंसी थी, लेकिन अब मेरा मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर चंद्रलेखा रंग बिरंगी किरणों में समाकर गायब हो गई। आदित्य शामू को लेकर गांव वापस आ गया। गांव में उसने देखा सभी खेत फिर से हरे भरे हो चुके थे। कुएं और तालाब पानी से भर चुके थे और उसकी बहन आरती पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। धनीराम दौड़ता हुआ आया। आदित्य, अरे आदित्य मुझको क्षमा कर दो भाई। मुझे समझ में आ गया। क्षमा कर दो आदित्य। तुम्हारा अपराध बड़ा जरूर था धनीराम, मगर पश्चाताप सच्चा हो तो क्षमा भी मिलती है। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब सब ठीक है। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ त्योहार जैसा उत्सव मनाया गया। गांव वालों ने आदित्य को मसीहा कहा और आरती ने भाई की कलाई में राखी बांधते हुए कहा, भैया, तुम्हारे जैसा भाई हर बहन को मिले। आदित्य मुस्कुराने लगा क्योंकि सब शाप से मुक्त हो चुके थे और गांव में खुशहाली लौट आई थी।